तो ये रहा आपका आज का एक न्यू सेट। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 15 नवंबर के पेपर को, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। और ये होगा मेरा आज का सेट नंबर 44। और बहुत जल्द हम लोग 50 सेट तक भी पहुंचने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस पेपर में। और इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 43 सेट तक आपका ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। तो जिनको नहीं पता या फिर जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, तो आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। साथ ही साथ आपको आरआरबी जेई एग्जाम का भी पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का भी प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एसएससी के भी एग्जाम के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगता होगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, डिफरेंट एग्जाम का भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी आप आंसर बताते चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से है। क्या बोला है समझते हैं। निम्न ग्राफ में 4 अलग अलग दुकानों की लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर चैन से प्राप्त आय दी गई है, इसका मान रुपए में दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये शॉप का इनकम दिख रहा है। ये फर्स्ट मंथ में 25,000, 26,000, 24,000, 20,000 नॉर्मल सा है आपका। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, माह 1 और माह 4 के बीच आय में प्रतिशत का अंतर क्या है। यानी नॉर्मल सा बोल रहा है कि फर्स्ट मंथ और फोर्थ मंथ में आपका इनकम में डिफरेंस क्या है, वही आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में। तो देखो फर्स्ट मंथ में कितना दिख रहा है 25,000, और मंथ 4 में 20,000, तो कितना का डिफरेंस दिख रहा है 5,000 का डिफरेंस दिख रहा है। यानी बस आप देख लो 5 का डिफरेंस दिख रहा है, यानी 5 आपका कम हो गया है, यानी 25 से आपका 5 कम हो चुका है। यानी आपका परसेंटेज में पूछा था, यानी 5 यानी 20% आपका कम हो गया। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब ये आपका एक छोटा सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। और मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में बनते हैं, और इतना भी बता चुका हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा ज्योमेट्री पढ़ोगे तभी आपका काम चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी अगर आप समझ जाते हो तो उतना काफ़ी है आपका। और उस पर से मैंने ये भी बता दिया कि वो लक आपका डिपेंड करेगा कि आपके शिफ्ट में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बट आपको करके चलना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या बोला, उपरोक्त चित्र में एम आपका वाई जेड का मध्य बिंदु है, एंगल एक्स एम जेड 34 डिग्री दे रखा है, एक्स वाई जेड 17 डिग्री दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, एंगल एक्स जेड वाई, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल बताओ बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। आपको नॉर्मली हिंट क्या दे दिया है कि इस चित्र में एम आपका वाई जेड का मध्य बिंदु है, यानी एम आपका मध्य बिंदु है वाई जेड का। तो इसका मतलब समझ गए, यानी वाई एम किसके बराबर होगा, एम जेड के बराबर होगा। अब चूंकि ये अगर इसका मध्य बिंदु है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये भी आपका एक्स एम भी इसी के बराबर होगा। तो बस क्लियर हो गया अब आपके पास। यानी आप कह सकते हो ये साइड आपका बराबर होगा इस साइड के बराबर होगा, और ये साइड आपका इस साइड के भी बराबर होगा। अब आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखा है 34 डिग्री, यानी आपको एक्स एम जेड ये वाला एंगल दे रखा है 34 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल आपको 34 डिग्री दे रखा है। तो बताओ, अब आप जानते हो कि अगर मैं ट्रैंगल एक्स एम जेड, अगर मैं ट्रैंगल एक्स एम जेड लेता हूं तो ट्रैंगल का सम कितना होता है, कितना होता है 180 का सम होता है। 180 का सम मतलब अगर ये एंगल मेरा 34 डिग्री है तो अपोजिट एंगल तो सेम होगा। यानी आपका 180 में से 34 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 146, और यानी आधा कर दो 73, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 73 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे वही तो पूछा था, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा करते हैं, किरण और रोहन उसी काम को 15 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि अशोक और रोहन इसे 12 घंटे में पूरा करते हैं। तो किरण को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। नॉर्मल बोला है कि अशोक और किरण यानी ए प्लस के को 10 घंटे लगते हैं, के प्लस आर को आपका 15 घंटे लगते हैं, और साथ में बोला है आपको अशोक और रोहन को 12 घंटे लगते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लो, यानी 60 हो गया। यानी ये लोग मिल के 6 काम करेंगे, ये लोग मिल के 4 काम करेंगे, और ये लोग मिल के आपका 5 काम करेंगे। अब आपसे क्या पूछा था, किरण को अकेले, ठीक है, किरण के आपसे पूछा, किरण के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले देखो ये लोग मिल के कितना काम कर पाएंगे, मिल के 15 काम कर पाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सभी लोगों का डबल डबल काम है, क्योंकि यहाँ भी आपका अशोक दिख रहा है,
यहाँ भी अशोक दिख रहा है, यहाँ भी किरण है, और यहाँ भी किरण है, और यहाँ भी रोहन है, यहाँ भी रोहन है। यानी ये सभी का डबल डबल काम जब करता है तब जाके 15 काम कर पाता है। बात समझ गए? यानी अगर 60 काम की बात कर रहा है तो 60 काम अगर इन लोग साथ में करते हैं तो कितना दिन लगेगा? यानी यहाँ से 4, यानी जब डबल डबल इफिशियंसी से काम करता है तब जाके 4 दिन लगते हैं। यानी जब अपना क्षमता से काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। क्लियर? आपसे पूछा था किरण के बारे, यानी आपको तीनों लोगों का काम के बारे पता चल गया कि तीनों लोग मिलके 8 दिन में कर सकते हैं। आपसे अगर किरण के बारे पूछा है तो नॉर्मल आप देख लो कि किसमें आपका किरण नहीं था, तो ये इसके मदद से हम लोग निकालते हैं। देखो अब आपको पता है, यहाँ पर देखो अशोक और रोहन के बारे दे रखा था कि वो लोग मिलके 12 दिन में कर सकता है, तो आप दोनों को किसी एक ही यूनिट मान लो, यानी अशोक और रोहन मिलके 12 दिन में कर सकते हैं और तीनों मिलके 8 दिन में कर सकते हैं। तो सीधा सीधा हिसाब है 12 गुना 8 और दोनों का डिफरेंस क्या है? 4 का, यानी आपका कितना? यानी 24 दिन में करेगा किरण। बात खत्म। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? और यहाँ पर मैं स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि सभी लोगों को समझ जाए बात, बाकी इतना कोई जरूरत था ही नहीं, डायरेक्ट से आप फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 19 रुपये 50 पैसे में बेचने पर एक व्यापारी को 30% का लाभ होता है, उसे 40% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी की वृद्धि करनी चाहिए? बताओ। 10 का चीज़ अगर 13 में बेचा जा रहा है, यही 13 रुपये किसके बराबर हो जाएगा आपका? ये 13 रुपया आपका 19.5 रुपये का बराबर हो जाएगा। मैंने खुद से मान लिया 10 रुपये का कोई चीज़ में अगर 30% का प्रॉफिट है तो मतलब 13। अब यही 13 आपका 19.5 के बराबर है, यानी आप यहाँ से CP निकाल सकते हो। तो एक आपका हटाओगे तो नीचे आपका लग जाएगा, हालांकि इसको हटाने की भी जरूरत नहीं है। 13 का एक 13 और एक 15, यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मतलब 1.5, तो मेरा 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 रुपये, यानी उस सामान का कीमत था 15 रुपये। अब बोल रहा है कि 40% का लाभ, यानी 15 में 40% का लाभ कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, यानी 6 रुपये का लाभ, यानी 21 रुपये में बेचना चाहिए, जो कि आपका बोला था कि उसमें कितना वृद्धि करेंगे। यानी पहले तो 19.5 में बेचा जा रहा था, अब आपको 21 में बेचना, यानी 1.5 रुपये का वृद्धि करो, यानी करेक्ट आंसर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना है हो जाएगा। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? चलो बताओ। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आप लोग कैसे सॉल्व करते हो। बेसिक से सॉल्व कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको बेसिक से भी करने का ज़रूरत नहीं है। मैं हर तरीके से बता चुका हूँ कि कहाँ पर बेसिक लगाना है, कहाँ रेशियो लगाना है, कहाँ किस तरीके से करना है, मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन में अगर आप बेसिक से नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है एज का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कभी भी एज का जो डिफरेंस होता है वो कभी भी बदलता नहीं है। अगर आज आप मेरे से 2 साल का छोटा हो तो वो 10 साल बाद भी आप मेरे से 2 साल का ही छोटे रहोगे। बात समझ रहे हो? तो बस यहाँ पर उसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। 2 लोगों का ऐड है, ठीक है, 2 लोगों का ऐड है, तो मैं मान लेता हूँ कि नॉर्मली आप समझना, ये मान लो M1 प्लस M2, और यहाँ पर मान लो आपका M1 माइनस M2। क्वेश्चन में क्या बोला था? 2 व्यक्तियों का वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 7 गुना, यानी अगर ये 1 रहे तो ये क्या होगा? 7 होगा। क्लियर? 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 9 गुना हो जाएगा, यानी फिर से आपका ये 1 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा ये प्रेजेंट का था, ये प्रेजेंट का था और ये 5 साल बाद का है। बस खत्म तो यही हो गया यार। तो बस अब जानते हो, सबसे पहले हम लोग चेक क्या करते हैं, यहाँ पास देखो चेक भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ भी 1 है, क्योंकि एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पर अलग रहता तो थोड़ा इधर उधर हम लोग करते हैं, बट वो अलग कैसे होता? तो यहाँ पर अब आप समझ गए, यानी आप देखोगे कितना का डिफरेंस दिख रहा है? 2 का डिफरेंस दिख रहा है, और प्रेजेंट से 5 साल बाद में आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर एक चीज समझने का था, प्रेजेंट में 7 है और 5 साल बाद 9 हो गया, यानी 2 रेशियो का डिफरेंस दिख रहा है। अब ये 2 रेशियो कितने साल के बराबर होगा? तो 2 रेशियो 10 साल के बराबर होगा, क्योंकि 2 लोग की बात हो रहा है और दोनों का 5-5 साल जुड़ जाएगा, यानी 2 रेशियो 10 साल के बराबर है। तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? 5 हो जाएगा। यानी अब आपको पता चल गया, यानी 7 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 5 35, यानी उन लोगों का प्रेजेंट एज का सम कितना था? 35 था। डिफरेंस देखोगे 1 मतलब क्या? 5 का डिफरेंस है। अब 2 लोगों का सम अगर 35 और डिफरेंस 5 का है, तो यहाँ से आपको धीरे को पता चल जा रहा है 20 और 15 का ही होगा, क्योंकि 5 कम करोगे तो 30, तो 30 का आधा 15 15, तो 1 जन 15, 5 20 हो जाएगा और 1 जन 15 हो जाएगा।
तो आपसे पूछा था बड़े व्यक्ति का आयु यानी 20 साल। खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान 4/1/4 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न संख्या क्या है? नॉर्मल सा, यानी आपको बोला है किसी धनात्मक भिन्न, यानी कोई आप नंबर मान लो, उसके कोई नंबर है x, उसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में 2 जोड़ा जाता है, यानी इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं तब जाके आपको क्या मिल रहा है? 4/1/4, यानी मैं लिख सकता हूँ 17/4। तो इसी x का वैल्यू पूछ रहा था, यानी जो आपका x है उसका वैल्यू पूछ रहा है। यानी आप 2 को यहाँ ले जाओगे, यानी 4 2 8, 17 में से 8 जाएगा 9/4, 9/4 मतलब एक्स स्क्वायर 9/4 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर 9/4 है, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका इस तरीका से पूछा गया था और इस तरीका से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक सीधी रेखा जो किसी वृत्त के एक और केवल एक बिंदु पर छूती है तो उस वृत्त की डैश कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं उसको? मतलब कि ये कोई सर्कल है, एक पॉइंट से कोई आपका एक रेखा मतलब पार हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस तरीका से टेंजेंट बोलते हैं ना। तो बस स्पर्श रेखा कहते हैं, एक बिंदु को टच करके जा रहा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में, बी और सी एक साथ 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी शिफ्ट में अभी हम लोग जो सॉल्व किए थे किरण वाला क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है और उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है। ध्यान से देख लो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आंसर भी 24 दिन ही होगा इत्तेफाक से, क्योंकि ए के बारे पूछ रहा था और वहां भी आपका जो था उसी के बारे पूछ लिया। देख लो फिलहाल a प्लस बी, यहाँ पर भी उसी तरीका से ये आपका 10 हो गया, b प्लस सी 12 हो गया, c प्लस ए आपका 15 हो गया, यानी टोटल वर्क आपका 60 हो गया। मतलब ये 6 करेगा, ये 5 करेगा, ये 4 करेगा। तो 3 मतलब सब मिल के करेंगे तो कितना काम कर पाएंगे? 15 काम कर पाएंगे। यानी आपको यहाँ पर भी दिख रहा है सभी लोगों का डबल डबल वर्क है। तो यानी 60 वर्क करने में अगर 15 से करते हैं तो कितना दिन लगेगा? मतलब 4 दिन लगेंगे। बट 4 दिन कब लगेंगे? जब डबल डबल इफिशियंसी से काम करेंगे, यानी सिंगल इफिशियंसी से काम करेंगे तो 8 दिन लगेंगे। यानी आपको पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी को 8 दिन लगेंगे काम करने में। आपसे पूछा था ए के बारे, तो ए के बारे पूछा था तो आप बी और सी वाला को कंसिडर करो, क्योंकि यहाँ पर अब दोनों लोग मिल के अगर 12 दिन में कर रहे हैं और ए के बारे पूछ रहा है तो डायरेक्ट है 8 गुना 12, दोनों का डिफरेंस क्या है? 4। तो 12 2 24, तो करेक्ट आंसर सेकंड। चलो नेक्स्ट, अब इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है? दो संख्याओं का लघुत्तम संप्रवर्तक और उनका महत्तम संप्रवर्तक का 42 गुना है। लघुत्तम संप्रवर्तक और महत्तम संप्रवर्तक का योग 602 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ। देखो नॉर्मल सा आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम संप्रवर्तक उनके एचसीएफ से 42 गुना है। मतलब कि कोई दो नंबर मान लो, सपोज दैट कोई दो नंबर एक्स और वाई है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ, क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का एचसीएफ का 42 गुना एलसीएम है, यानी 42x हो जाएगा। बात समझ गए? तो बस अब आपको बोल रहा है कि अगर दोनों लघुत्तम संप्रवर्तक और महत्तम संप्रवर्तक का योग 42 है, यानी 42x और x, ये दोनों का आपको सम भी दे रखा है। कितना? 602 दे रखा है। आपसे उसमें आपको एक संख्या का बारे भी बता दिया कि एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या का वैल्यू बताना है। बताओ। आप यहां पर देख रहे हो 42x और x दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 43x हो जाएगा। समझना मेरी बात को। और ये 602 है, इसको सॉल्व कर लो तो कितने बार में कट रहा है? यहाँ पर देखो तो 43 है, यानी 430, यानी यूनिट डिजिट में देखेंगे 4, यानी 4 3 12, यानी 14 बार में कट जाएगा। 14 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 14 आ गया। अब मेरे को क्या पता चल गया? x का वैल्यू 14 है, मतलब क्या? HCF आपका 14 है। ये यहाँ पर आपको पता चल गया HCF। अब यहाँ पर क्वेश्चन को अगर आप नहीं भी बनाते तो काम बोलो आपका चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि आपसे दूसरा संख्या के बारे पूछ रहा है। तो जो भी ऑप्शन मेरा 14 का मल्टीपल में होगा वही तो मेरा आंसर होगा ना। अगर आप थोड़ा समझ रहे हो इस चीज को तो, क्योंकि उसका मल्टीपल में तो होना ही है, ना तो ये मल्टीपल में, ना तो ये मल्टीपल में, ना तो ये इसका मल्टीपल में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। बात खत्म। और वरना आप जानते हो कि कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट उसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। आप ऐसे भी करके जा सकते हो, पर जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। 9 लीटर के एक विलायन की अम्लता 50% है।
इसे 30% करने के लिए विलायन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? चलो बताओ, जो करना है करो, बस आंसर जल्दी से निकाल के बताओ मुझे। एलिगेशन से बनाना, एलिगेशन से बनाओ, एक्स मान के बनाना, एक्स मान के बनाओ, रेशियो से बनाना, रेशियो से बनाओ, जैसा मन आपका वैसा बनाओ। बेटर तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एलिगेशन लगा लो, क्योंकि आपको ऐड करने इतना अच्छा से बोल रहा है। तो पहले अगर 9 लीटर के विलायन में अगर अम्लता 50% है, इसका मतलब पानी भी 50% होगा। पहले आपका पानी कितना था? 50% था। अब आप पूछ रहे कितना पानी ऐड कर रहे हो। मैं आपको बता चुका हूं बहुत बेहतरीन तरीके से कि अगर कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो वो खुद में तो 100% होता है ना। तो बस ये आपका खुद में 100% आप कुछ ऐड कर रहे हो, और बाद में आपका कितना हो जा रहा है? 30% आपका अम्लता हो जाएगा या हो जा रहा है, यानी उसमें पानी फिर कितना हो जाएगा? 70%, क्योंकि फाइनल मिक्सचर में 30% आपको अम्लता करना है, तो पानी कितना रहेगा? 70%। तो यहाँ एलिगेशन आप लगा सकते हो, 70 में से 50 जाएगा 20, यानी आपका 100 में से 70 जाएगा तो 30, यानी रेशियो क्या आ गया? 3 और 2 का रेशियो आ गया। इसका मतलब आपको 2 रेशियो आपको ऐड करना है। और ये क्या था? इनिशियल। ये जो 3 आया मेरा इनिशियल, इनिशियल मेरा कितना था? 9 लीटर था। ध्यान से देखो कितना था विलेन? 9 लीटर का था, तो ये 3 रेशियो 9 लीटर का बराबर है, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। तो 2 रेशियो ऐड करना, यानी 3 2 6 लीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है फिलहाल। यहां पर क्या बोला है कि संजू के पास 760 रुपए के सिक्के के रूप में है। कुल सिक्के का 20% 5 रुपए के सिक्के है, 20% 10 रुपए के सिक्के है, 20% 2 रुपए के सिक्के है, और शेष 1 रुपए के सिक्के है। तो 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं? बताओ। अब इस क्वेश्चन को भी जैसा चाहो वैसा बनाओ। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको, अगर आप क्वेश्चन, कई लोग क्या करते हैं, गलती मैं बताता हूँ, देखो कई लोग ना ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ना वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर आप उस चीज़ को सॉल्व कर चुके हो तो कोशिश करो कि कुछ और वे से अगर उसको सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छा होगा ना। आप 2 3 तरीके जानोगे तो और आपका ही अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा तरीके से बिल्डअप होगा। वरना कई लोग सोचते हैं कि ये मेथड आता है तो छोड़ दो, अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। तो उस तरीके से वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उसको इग्नोर करते हो, जिसका कारण उनको बाद में जाके पेपर के जिस दिन देने जाते हैं उसको तब उस दिन समझ आता है। तो वैसे मत किया करो, कभी भी आप डेली प्रैक्टिस करो, जो चीज़ आता है उसको और अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करो, जिससे आपका अंदर कॉन्फिडेंस और अच्छे तरीके से बने। ठीक है। और कभी भी कोई क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी आप जानते हो एग्जाम में का प्रेशर इतना होता है कि आप छोटे से छोटे क्वेश्चन में भी आप गलती करके बैठ जाते हो, और जिसका खामियाजा आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। तो इसलिए प्रैक्टिस इतना करो कि गलती होने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। चलो, संजू के पास 760 रुपए के सिक्के थे, यानी देखो 760 रुपए हैं, ये उसके पास पैसे इतने हैं। सिक्के कितने हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं खुद से मान लेता हूँ नॉर्मल एक्स उसके पास सिक्के हैं। अब जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा करो, यानी एक्स का 20%, यानी एक्स का 20% मतलब 1/5 भाग, यानी एक्स 5। 5 रुपए के सिक्के थे, यानी आपका 5 रुपए के सिक्के रुपए हो गए, प्लस फिर x/5 इंटू आपका कितने के सिक्के हैं? 10 रुपए के सिक्के, 10 हो गया, प्लस फिर आपका 20% 2 के सिक्के, यानी फिर से x/5 इंटू 2 रुपए के सिक्के, प्लस शेष। अब देखो शेष के बारे में बोल रहा, तो आप जान रहे हो 20 20 20, यानी 60% खत्म हो गया, तो बचा 40%। 40% मतलब क्या? 2/5 भाग, तो 2x/5 इंटू 1 करने का जरूरत है नहीं, आप समझ गए हो, 1 से करोगे तो 1 ही होगा, यानी इक्वल टू ये सब क्या आ गया? रुपए आ गया। अब ये रुपए किसके बराबर होगा? 760 रुपए के बराबर होगा। ये चीज आपको केवल यहाँ समझना था, यानी एक्स का वैल्यू निकाल लो, बात खत्म हो गया। एक्स का वैल्यू, फिर यहाँ पर आपसे सिक्का पूछा था तो यहाँ पर आप निकाल लेते उसका एक्स का वैल्यू निकाल के 20% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ। तो देखो 5 5 5 सभी में 5 है, यानी एलसीएम लेंगे तो उधर चला जाएगा, यानी 760 के बगल में 5 आपका इधर आ जाएगा। यहाँ क्या? 5x 15 17 और 17 2 19, यानी 19x इक्वल टू, तो 19 से काटेंगे कितने बार में? 4 बार में, यानी 40 गुना 5, यानी x का वैल्यू आ गया 200, यानी 200 का 20% कितना होता है? 40 सिक्के, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब यही क्वेश्चन में पूछ देता है कि कितना रुपए है वो, तो 200 रुपए हो जाता है 5 रुपए का हिसाब से, क्योंकि 40 सिक्के अगर 5 5 रुपए का है तो रुपए में कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। चलो एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? 25 25 और 3 75, 75 हो गया यहाँ पास 15, यानी 5 बार में 5 को घटाओगे 28 से 23.5, मतलब 23.5 बोल रहा हूँ, -23। ये भी आपका एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा?
यहाँ पर भी अगर देखोगे तो 0.35 0.35 0.35 0.35, हालांकि एक बार आपका माइनस में और एक बार प्लस में, तो ये दोनों को कैंसिल कर दो, बात खत्म, दोनों खत्म हो जाएगा, यानी 0.35 0.35 यानी 0.70 होगा। यूनिट डिजिट से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो 60 55 50, यानी आपका कितना हो गया 60 55 115 165, 165 में से 65 जाएगा 100, यानी 100.70। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन ये भी है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो बोर्ड मास को ध्यान देना, ठीक है, ये आपका एक अलग यूनिट है, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में भी बताया हूँ कि कितना भी बड़ा क्यों ना आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाए, ब्रेक करके उसको सॉल्व करना सीखो। ये प्लस का साइन दिख गया, यानी ये पूरा एक पार्ट है, ये पूरा एक पुर्जा अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। तो 6 से 3 जाएगा 3 और 3 है 11, यानी 11 आपका घटाओ 15 में से तो 4 होगा माइनस में। चलो हटाओ। एक क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन, फिर से इसको भी ट्राई करो। अब यहाँ पर भी वैसे ही ध्यान देना है, यहाँ पर एक पार्ट अलग है, ये पार्ट पूरा अलग है, और ये पार्ट अलग है, सॉरी ये पार्ट आपका थोड़ा मैंने ज़्यादा कर लिया, ये पार्ट आपका इतना ही है और ये पार्ट आपका इतना है। देखो अब कितना इजी लग रहा होगा आपको, ये टोटल आपके मान लो 5 पार्ट है। सॉल्व करो, यहाँ से आपका 4 बचेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 28 बन जाएगा, प्लस है 4 3, मतलब यहाँ से आपका 4 का 4 ही होगा, फिर यहाँ से करोगे तो ये 5 और 5 चौके 20 और ये आपका 93। बस यही चीज़ तो था, आपको चीज़ों को समझना था। यहाँ पर आपका क्या था, माइनस का साइन है और यहाँ पर आपका प्लस का साइन है। अब ये सब कौन नहीं करेगा जलील, 3 9 2 11 और यह प्लस, इसको ख़त्म कर दो, यानी 113 और 28 और जोड़ दो, यानी 28 और 13 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर थर्ड। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यदि यदि 5 प्रश्नों तथा x+7 का मध्य 11 है तो अंतिम 3 प्रश्नों का मध्य बताओ क्या है। यानी 5 नंबर का आपको मध्य दे रखा है 11, मध्य बोलो या एवरेज बोलो, बात घुमा फिरा के वही है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। तो जोड़ो डायरेक्ट जल्दी, x 2x 3x 4x 5x, यानी टोटल कितना हो गया 5x प्लस 4 3 7 7 6 13 13 13 7 20, यानी ये हो गया 20 और 11 5 55, क्योंकि सम को मैंने इक्वल कर लिया तो 20 आपका यहाँ चला जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा। 35 मतलब x का वैल्यू 7 निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। आपसे क्या पूछा था, अंतिम 3 प्रश्नों का मध्य, अंतिम 3 का पूछा था, यहाँ ध्यान से देखो अंतिम 3, तो 3x हो गया, 3x मतलब 21 और 6 4 10 और 10 और 7 17, यानी 17 जोड़ दो तो 7 8 3 38, 38 का मध्य कितना हो जाएगा 12 3 36, ठीक है, 12 3 36 और 2/3 66 मतलब 0.67 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मिश्र धातु में 2 1/2 ग्राम तांबा 3 2/3 ग्राम निकल है, मिश्र धातु में तांबे और निकल का अनुपात क्या है बताओ। यहाँ पर क्या बताओ जल्दी से, इसका आपसे रेशियो पूछा है, यानी आपसे तांबा और किसका पूछा, निकल का पूछा। पहले तांबा रखो, यानी 5/2 तांबा हो गया और 9 2 11 11/3 आपका ये हो गया, तो दिख गया, तो आपका 5 3 15 और 22, यानी 15 22 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। फिर से आपका एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला देखते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री दर्शाता है, ठीक है, अलग अलग कंपनियों का भी बिक्री दर्शा रहा 2017 का। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि देख सकते हो ये सैमसंग है, एप्पल है, मैं बता देता हूँ ये एप्पल हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हालांकि चूंकि मैंने इसको बड़ा खुद से किया है, बहुत क्वेश्चन में छोटा था, मेरे हाथ में जितना भी रहता है मैं उसको बड़ा करता हूँ ताकि सभी लोगों को अच्छे तरीके से दिखे। तो आप अगर फुल स्क्रीन मोबाइल करके देख रहे हो तो आपको सब कुछ दिखेगा, मुझे पूरा यकीन है। ये सैमसंग है, ये अदर कंपनी है, ये वीवो है, ये ओप्पो है, ये हवाई है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओप्पो की बिक्री को दर्शाने वाला वृत्तखंड द्वारा निर्मित कोण डिग्री में कितना बनाता है, यानी ओप्पो के द्वारा, ओप्पो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पीले रंग का ओप्पो है, ओप्पो मोबाइल, यानी 7% का बिक्री दर्शा रहा है, तो उसके द्वारा कितना एंगल बनाएगा ये आपसे पूछ रहा है। आप जानते हो कोई भी सर्कल कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है, यानी आप जानते हो 100% आपका 360 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी 1% आपका कितना डिग्री बनाएगा 360/100 बनाएगा। तो ये चीज़ अगर आप डायरेक्ट जानते तो इसका मतलब आप जान जाते कि 18/5 1% आपका एंगल बनाता है। तो 7 का पूछा है आपसे, 7 का, तो 7 का गुना कर दो, 7 आपका परसेंट कितना एंगल बनाएगा, तो 18 7 126, 126/5,
यानी 5 से काटोगे कितने बार में कट जाएगा 25, यानी 25 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, 25 25 125 यानी 0.2, यानी 25.2 करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF आपसे पूछा, ठीक है, HCF महत्तम संप्रवर्तक। तो HCF जानते हैं हम लोग, अगर नंबर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है, अगर HCF पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में HCF निकालते हैं और डिनोमिनेटर का LCM निकालते हैं। और जस्ट वाइस वर्सा, अगर आपसे कोई LCM पूछता है कोई फ्रैक्शन का, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में LCM नीचे में HCF। तो यहाँ पर अगर देखोगे ऊपर में क्या है 34, 85 और 68, कितना का दिख रहा है, डिफरेंस देखते हैं पता चल जाएगा। अच्छा है तो दिख गया, ये तो आपका 17 का डिफरेंस दिख रहा है, 17 मतलब HCF भी 17 ही हो जाएगा सीधा सीधा। तो 17 का हो जा रहा है ना HCF, 34 तो काटेगा ही नहीं उसको 85 को, तो 17 ऊपर में हो जाएगा और नीचे कितना LCM 9 18 45, 45 का डबल 90, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसको ट्राई करो तो आप लोग एक बार, हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसमें केवल आपको प्लस माइनस करने का आपको आना चाहिए, बात बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं वैसे। ट्राई करो इसको एक बार। क्या बोला है कि सुहाग ने 3:33 में बचकर अपनी यात्रा आरंभ की और 5:43 बजे वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। पराग ने वही यात्रा सुहाग से 46 मिनट 27 सेकंड के बाद आरंभ की और वह उसी गंतव्य स्थान पर सुहाग से 38 मिनट 16 सेकंड के बाद पहुंचा। तो पराग को अपनी यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगा, बताओ। केवल क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस करना, कुछ भी, वो भी टाइम का प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो सुहाग है वो 3 बज के, समझना मेरी बात को, 3:33 और 34 सेकंड में निकलता है और पहुंच कब रहा है 5:43 मतलब 5:43 में पहुंच जा रहा है। अब क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है कि पराग के द्वारा टोटल कितना समय लगा है, पराग के बारे पूछ रहा है। और पराग के बारे क्या बोला है कि पराग ना 46 मिनट 27 सेकंड के बाद आरंभ करता है, यानी 46 मिनट 27 सेकंड के बाद आपका आरंभ करता है, किससे, सुहाग से। तो सुहाग इसका मतलब वो अगर शुरू किया था 3:33 तो 46 मिनट इसका बाद शुरू कर रहा है, ये आपको ऐड करने आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट, यही इसका आपका मतलब, अगर ये कर लेते तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो पहले सेकंड को ऐड करते हुए चलेंगे, तो 7 4 11, 3 2 5 6, देखो 3 2 5 और 6, आप मुझे बताओ 1 मिनट में 60 सेकंड केवल होता है। अभी हमने यहाँ पर अगर 6 लिख देंगे तो 61 सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है एक आपका कैरी हो जाएगा इधर, क्योंकि वो मिनट में आ जाएगा। 6 3 9, एक कैरी जो था वो क्या कर देगा, 0 बना देगा, यहाँ भी 0 बना देगा, सीधी सीधी बात है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, फिर से 4 3 7 और 8। अब मुझे बताओ 4 3 7 और 8 यानी 80 हो जाएगा। 80 मिनट होता है क्या, एक घंटा में तो 60 मिनट होता है ना, यानी 80 में से फिर क्या हो जाएगा, आपका एक फिर वहाँ चला जाएगा घंटा में, और ये क्या हो जाएगा, रह जाएगा 20 हो रह जाएगा, और ये 3 का 4 हो जाएगा। ये आपको पता चल गया, यानी कि आपका पराग इतना से निकल रहा था। फिर वो पहुँच कितना रहा था, पहुंच उससे रहा था 38 मिनट 16 सेकंड के बाद, तो उसका फिर से देख लो टाइम, यानी 5:43 तो 38 मिनट इसको भी बढ़ा देते हैं हम लोग, तो ये कब पहुंच रहा, फिर से वैसे करेंगे 6 5 11 4 5 6, देखो फिर से देखो 0 हो जाएगा यहाँ पर, 8 3 11 और 1 12, एक कैरी 4 3 7 और 8 8 मतलब 82 तो होगा नहीं, एक कैरी चला जाएगा, 82 नहीं होके ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, 5 और 1 6, ये होता है तरीका आपका ऐड करने का, एक एक कैरी करते जाओ, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, बात खत्म हो गया यार, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया, यानी पराग इतना में निकला था टाइम और इतना में पहुँच रहा है, तो उसका टोटल टाइम पूछ रहा था। अब दोनों का आप डिफरेंस देख लो, अब ये लेस कर लो, तो यहाँ से आपका 0 1 तो आप दिख रहे हो, ये तो डायरेक्ट 0 0 हो जाएगा, यानी 6 22 और ये 4 20, तो 6 से 4 जाएगा 2 और 2, यानी 2 घंटा 2 मिनट लगेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो एक फिर से डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, देख लो, फिर से पूछा डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, और अलग अलग डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा, एक तो आपका ग्राफ का था, फिर एक तो आपका अभी पाई चार्ट का आया था, फिर से एक छोटा सा ग्राफ पूछ लिया। यहाँ पर क्या बोला, उपरोक्त बार ग्राफ 4 राज्य ABCD में 3 अनाज PQR के उत्पादन को दर्शाता है, ठीक है। 4 राज्य है, ABCD आपका स्टेट है, PQR 3 टाइप का आपका अनाज है, जो कि आपको रंग भी दे रखा है,
पी कलर का देखो, क्यू कलर का देखो, आर कलर का देखो, 3 डिफरेंट डिफरेंट अनाज है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनाज पी के कुल उत्पादन में बी राज्य का प्रतिशत योगदान कितना है, दशमलव को एक स्थान तक बताया। तो पी के कुल उत्पादन में, बात समझना, अनाज पी के कुल उत्पादन में बी राज्य का प्रतिशत योगदान कितना है। तो देखो पी का कुल उत्पादन पहले देख लेते हैं। तो पी वाला देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये ब्लू रंग का है। तो हर स्टेट का पहले देख लेते हैं कि उत्पादन कितना हुआ है। तो देखोगे पहला में देखोगे तो 15 दिख रहा है, बी स्टेट में देखोगे तो 5 दिख रहा होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से 5, यहाँ से देखो फिर से 25, और यहाँ फिर से देखो 15, यानी कितना हो गया 25, 15, 30 और 30 60, यानी टोटल कितना हो गया 60 का उत्पादन हुआ है। आपसे पूछा था बी राज्य का प्रतिशत बताओ, और पी का ही अनाज के बारे बोला था। तो बी स्टेट में अगर आप देखोगे तो कितना का था, 5 का था। तो बस उसी का तो आपसे परसेंटेज से पूछा था कितना उसका हिस्सा है। तो 5/60 गुना 100, यही तो परसेंटेज पूछना चाह रहा था। 5 से काटोगे 12, और यहाँ से 3 से काट लो, 4 से काट लोगे तो 25/3। 25/3 क्या होता है, 8 या 24, और 24 1/3 0.33, यानी 8.3333 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज के 2 समान कोण तीसरे कोण के मान के दोगुना है, त्रिभुज का तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। बताओ, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका दो एंगल आपका सेम है, और फिर बोला है कि जो तीसरा एंगल है वो उसका क्या है, दोगुना है ना। नहीं, मतलब कि जो दो आपका जो समान है वो उसका दोगुना था तीसरे एंगल से। तो बस वही पूछ रहा है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन देखोगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा, 2 एंगल सेम होना चाहिए। हालांकि आपको यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, ना तो यहाँ दिख रहा है। तो बस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बनाने की भी जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला यदि किसी चतुर्भुज का सभी चारों कोण बराबर हो तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान कितना है। तो कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों कोण बराबर है तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होगा। तो 4 कोण है तो मतलब एंगल कितना बनेगा, 360 का बनाएगा सम। तो हर एंगल सेम है तो मतलब 4 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्री का बनाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला 2 धनात्मक संख्याओं का समांतर मध्य और गुणांतर मध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है, उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो तो आप लोग। यहाँ पर देखो क्या बोला, कोई 2 नंबर है, उसका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का सम किसके बराबर है, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, मतलब कि कोई 2 नंबर हो गया x और y, इसका आपका अर्थमेटिक मीन यानी x प्लस वाई का 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा। उसका ज्योमेट्री मीन का सम साथ में, यानी दोनों का ज्योमेट्रिक सम, मतलब सॉरी ज्योमेट्रिक मीन, तो x y प्रोडक्ट में अंडर रूट, दोनों का सम किसके बराबर है, तो उन्हीं का डिफरेंस के बराबर है। ये क्वेश्चन में आपको इतना कुछ दे रखा है। अब आपसे पूछा था दोनों संख्याओं का रेशियो बताओ क्या होगा। अब कैसे सॉल्व करोगे आप, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को अगर आप बना के सॉल्व करना चाहते हो तो भी बना लो, या तो बेटर होगा कि आप ऑप्शन को पकड़ के बना लोगे तो भी अच्छा है। वरना अगर आप इसमें बनाने बैठेंगे तो देखो इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो x प्लस वाई बाई 2 है, तो x बाई वाई बाई 2 तो मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं। देखो कुछ अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, अभी बस मैं केवल थोड़ा सा इसको अरेंज कर रहा हूँ, क्योंकि बिना अरेंज हुए तो काम बनेगा नहीं। आपको ये देख के दिमाग में कुछ बज रहा है क्या, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, x बाई 2 है, यानी मैं कह सकता हूं ये रूट x बाई रूट 2 प्लस रूट y बाई रूट 2 का स्क्वायर है। समझ गए, ये इसी का स्क्वायर है, और x माइनस वाई। अब कुछ समझ आया, ये इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैंने इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर क्या करो, अब आप यहाँ पर जान गए हो कि अगर इसका ये स्क्वायर है तो काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, कुछ कर सकते हो तो कर लो। अब यहाँ पर मुझे लगता है अब ऑप्शन को पिक करके देखो, दोनों अगर सेटिस्फाई करके तो सही है, बात खत्म। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन को पिक करता हूँ, या फिर आप समझ रहे हो तो डायरेक्ट ऑप्शन को पिक करो। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 और 1, यानी अगर मैं दोनों नंबर अगर आपको अनुपात 9 और 1 दे रखा है तो पहले इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालो, यानी 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, 10/2 5। फिर देखो 9 गुना 1 9, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 9 अंडर रूट में बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये तो दिख गया, पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें भी अगर पुट करते तो देखो ना, 9 को पुट करो, यहाँ पर आप 9 को पुट करके देखो,
9 को अगर आप पुट करके देखते हो तो वो भी आपका यहाँ पर भी वही बन के आ जाएगा, 9 से यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये भी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 16 बन के 8 बन जाएगा, ये भी बात खत्म हो जाएगा। आप इसको यहीं पर पुट करके देख लेते हैं तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हटाता हूँ मैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 25% 15 के बराबर है, वह संख्या बताए क्या है। किसी संख्या का 25% यानी 25% मतलब 1/4, ये इसका वैल्यू दे रखा है 15, तो संख्या के बारे में पूछ रहा है तो क्या होगा 60। नेक्स्ट, यहाँ पर बोला नल एक टैंक को 10 घंटे में, नल बी 5 घंटे में भर सकता है, नल सी भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, यदि तीनों एक साथ काम करे तो कितना समय लगेगा भरने में। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ना का एकदम जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इतना बार ये सब क्वेश्चन देख चुके हो, बनाने की जरूरत है। 10, 5, 20 टोटल कितना हो जाएगा कैपेसिटी, 60 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। 60 का मतलब ये 6 भरेगा, ये आपका 12 भरेगा, और ये खाली कर रहा था, ये कितना खाली करेगा, ये आपका 5 खाली करेगा, तो तीनों मिलके काम करेंगे, यानी 6 ये भरेगा, ये 12 भरेगा, 12 6 18, 18 में से 5 जाएगा 13, यानी हर घंटे 13 ही यूनिट पानी भराएगा, यानी 60/13 करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट और शायद मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जी हाँ, मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग इसको ट्राई करना, बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या बोला, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापस आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का एक तरफ की दूरी कितनी है, बताओ। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, हालांकि आंसर पता ही चल गया, देख के भी आप लोगों को भी पता चल गया होगा फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसी के साथ मेरा आज का ये भी सेट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगा, आपका सपोर्ट नहीं रहा तो इसीलिए मैं आपका थोड़ा वीडियो, आप लोगों का सपोर्ट इतना कुछ खास मुझे दिखता नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो पढ़ने का मन नहीं करता है लोगों को, तो इसलिए मैं भी अब थोड़ा सा धीरे धीरे करके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ पढ़ो, क्योंकि मैं बनाऊं या ना बनाऊं मगर आपका कुछ ना बिगड़े, इसलिए आपको बोलता हूं बार बार प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो और थोड़ा चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस करो। अब कुछ लोग ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं कि उनका कुछ जरूरत ही नहीं है, फिर भी वो पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा थोड़ा संभल के पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कुछ अच्छा चीज़ पढ़ो। ठीक है, नहीं भी पढ़ रहे हो तो कम से कम पहले का जो चीज़ पढ़ा हुआ है उसको रिविज़न करो कम से कम। ठीक है, क्योंकि अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, चीज़ों को समझो। फिर से बोल रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा आने वाले समय में, इसलिए आपको आज से ही बहुत बढ़िया से तैयार पहले से होकर रहना है। ठीक है, बाद बाकी अगर आप आज भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, चाहे किसी भी काम में टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत आने वाले समय में आपके लिए वो बहुत लॉस कराएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करो जितना हो सके। ठीक है, चलिए यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।